नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैं उत्तराखंड जीएस के अंदर आपको चंद्र राजवंश के बारे में बता रहा था। चंद्र राजवंश से संबंधित अभी तक 8 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें उन 8 वीडियोज़ को देख लीजिए। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चंद्र राजवंश के 51वें राजा उद्योगचंद के बारे में। दोस्तों, उद्योगचंद बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद सन 1678 ईस्वी में चंद्र राजवंश की गद्दी पर बैठा और इसने सन 1678 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक क्या क्या शासन किया। ठीक है, जब ये चंद्र राजवंश की गद्दी पर बैठा था तब उस समय गढ़वाल का जो शासक था वो था फतेहपति शाह। यानी कि हम कह सकते हैं उद्योगचंद के समकालीन जो पवार शासक है वो कौन है? फतेहपति शाह। जब उद्योगचंद सन 1678 ईस्वी में चंद्र राजवंश की गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम किया गढ़वाल पर आक्रमण। तो गढ़वाल पर आक्रमण करके उसने बधाड़गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस दौरान इसके सेनापति मैसी साहू की क्या हो गई थी? युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक अगले साल सन 1679 ईस्वी में उद्योगचंद ने दोबारा से गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल के चांदपुर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यानी कि हम कह सकते हैं सन 1678 ईस्वी और सन 1679 ईस्वी में लगातार उद्योगचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और दोनों ही बार यह क्या हो गया था? युद्ध जीत गया था। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो पवार शासक था वो लगातार उद्योगचंद के आक्रमणों को झेल रहा था। तो पवार शासक उद्योगचंद के आक्रमणों से बहुत ज़्यादा क्या था? परेशान था। वहीं जो नेपाल का नरेश था देवपाल, वो भी चंद्र राजवंश से काफ़ी ज़्यादा क्या था? नाराज़ था। तो सन 1680 ईस्वी में पवार शासक फतेहपति शाह और नेपाल का जो नरेश था देवपाल, उन दोनों के बीच में एक संधि हुई और इन संधि में निर्णय लिया गया कि ये दोनों एक दूसरे का करेंगे, साथ देंगे और चंद राज्य के विरुद्ध क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो उन्होंने इस संधि के तहत क्या किया? चंद राज्य पर आक्रमण किया। तो जो डोटी नरेश देवपाल था उसने चंपावत पर आक्रमण करके चंपावत को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं जो पवार शासक फतेहपति शाह था उसने द्वाराहाट और दूनागिरी के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि बाद में जो उद्योगचंद था उसने इन सभी स्थानों को अपने राज्य में दोबारा से क्या कर लिया था? मिला लिया था। ठीक है, तो इस घटना के बाद उद्योगचंद ने सबक लिया और क्या किया? अपने राज्य के अलग अलग स्थानों पर स्थायी सैन्य छावनियों की क्या की? स्थापना की। क्योंकि उसको डर था कि जो पवार शासक फतेहपति शाह है और जो डोटी का नरेश देवपाल है वो दोबारा क्या कर सकते हैं? उसके राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। तो उस आक्रमण से बचने के लिए उसने अपने राज्य के अलग अलग स्थानों पर स्थायी सैनिक छावनियों की स्थापना की। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, कौन सा चंद्र शासक ऐसा है जिसने पहली बार स्थायी सैन्य छावनियों की स्थापना अपने राज्य के अंदर की थी? तो वो था उद्योगचंद। ठीक है, और ये सैन्य छावनियाँ उसने कहाँ कहाँ बनाई? उसने बनाई द्वाराहाट में, दूनागिरी में, चंपावत में, सोर में। जब उद्योगचंद ने चंपावत, द्वाराहाट और दूनागिरी के एरिया को दोबारा से क्या कर लिया? जीत कर अपने राज्य में मिला लिया, तो वह कहाँ चले गया? प्रयागराज चले गया। कब गया? सन 1682 ईस्वी में। जब सन 1682 ईस्वी में उद्योगचंद प्रयागराज गया हुआ था तब डोटी का जो नरेश था देवपाल, उसने मौका मिलते ही फिर से क्या कर दिया? चंद राज्य पर आक्रमण कर दिया, यानी कि कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही उद्योगचंद को इस बात की सूचना मिली तो वह दोबारा से कहाँ लौटा? अपने राज्य पर लौटा और उसका युद्ध किसके साथ हुआ? देवपाल के साथ हुआ। तो जैसे ही देवपाल को आभास हुआ कि वो युद्ध हारा है तो वो वहाँ से भागकर कहाँ चले गया? अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़। और उद्योगचंद उसको कहाँ छोड़ने वाला था? तो उद्योगचंद उसका पीछा करते करते कहाँ पहुँच गया? अजमेरगढ़ ही पहुँच गया। तो जब वो अजमेरगढ़ पहुँचा तो देवपाल वहाँ से भी कहाँ भाग गया? अपनी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट। कहाँ पहुँच गया? जुराइल दीपाइल कोट।
ठीक है ना। इस अभियान के दौरान उद्योचन का एक सेनापति था, कौन, हिरुदेवपा, उसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि हिरुदेवपा किस चंद्र शासक का सेनापति था, वो था उद्योचन का सेनापति, और उसकी मृत्यु कब हुई थी, उद्योचन के डोटी अभियान के दौरान। ठीक है। जो हिरुदेवपा था उसकी बहादुरी को देखते हुए, उसके बलिदान को देखते हुए उद्योचन ने उसके वंशजों को 8 गांव क्या दिए, इनाम में दे दिए। हम जानते हैं कि बहादुरी के लिए दी जाने वाली जो भूमि होती है, इनाम में दी जाने भूमि होती है, उसको क्या बोलते हैं, रौत भूमि बोलते हैं। अर्थात जो 8 गांव दान में दिए वो क्या कहलाए, रौत कहलाए। ठीक है। देवपाल ने सन 1688 ईस्वी में दोबारा से क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया, और फिर से क्या हो गया, वो उद्योचन से युद्ध हार गया। तो इस युद्ध हारने के बाद उद्योचन और देवपाल के बीच में एक संधि हुई, जिसको क्या बोलते हैं, खेरागढ़ की संधि। तो खेरागढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी, उद्योचन और देवपाल के मध्य। देवपाल कहाँ का शासक था, डोटी का शासक था। तो इस संधि के अनुसार देवपाल क्या करता था, उद्योचन को कर देता था। तो इस प्रकार यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है, वह कौन सा डोटी शासक था जिसने पहली बार चंद शासक को क्या दिया, कर दिया, वो कौन था, देवपाल। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देवपाल डोटी का पहला राजा था जिसने चंदों को क्या किया, कर दिया। इससे पहले जितने भी चंद शासक थे वो सब के सब क्या देते थे, डोटी नरेश को कर देते थे। परंतु यहाँ पर देवपाल क्या करता था, चंद शासक उद्योचन को कर देता था। तो सन 1696 ईस्वी में देवपाल ने उद्योचन को कर देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जिससे क्रोधित होकर उद्योचन और देवपाल के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें उद्योचन बुरी तरीके से क्या हो गया, हार गया था, क्योंकि वो बूढ़ा हो चला था। जो उद्योचन बुरी तरीके से हार गया, उसकी सेना बुरी तरीके से पराजित हो गई थी, मारी गई थी। तो उसके सेना के रक्तपात को देखते हुए उद्योचन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और धार्मिक कार्य करने लग गया था। ठीक है। इसीलिए रुद्रदत्त पंथ ने उद्योचन को तपस्वी राजा की संज्ञा दी है। समझो बात आगे होगी। जब देवपाल से सन 1696 ईस्वी में उसका युद्ध हुआ तो उसकी सेना क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा मारी गई थी। इस कारण से उद्योचन ने निर्णय लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा और शांति की तलाश में भटकने लग गया और धार्मिक कार्यों में लिप्त हो गया। इसीलिए रुद्रदत्त पंथ ने उसे क्या बोला, तपस्वी राजा कहा। सन 1698 ईस्वी में उद्योचन ने स्वयं क्या किया, अपने हाथों अपने पुत्र ज्ञानचंद्र को अपनी राजगद्दी सौंप ली। ठीक है ना। और सन 1698 ईस्वी में ही उद्योचन की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। सन 1679 ईस्वी के बरम ताम्रपत्र के अनुसार उद्योचन को एक बीमारी थी जिसका नाम है धाई माता। ठीक है ना। अब बरम ताम्रपत्र कहाँ से मिला, थलमवानी से मिल रखा। थलमवानी कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। तो धाई माता बीमारी किसको थी, उद्योचन को थी। इस बीमारी का इलाज किसने किया, राज्य वैद्य किसने, बलदेव जोशी ने। बलदेव जोशी ने धाई माता बीमारी का इलाज किया, जिसके बदले उद्योचन ने वर देव जोशी को बहुत सारी जमीन क्या दी, दान में दे दी थी। ठीक है। उद्योचन ने बहुत सारे निर्माण कार्य किए, जिसमें से अल्मोड़ा का त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, उद्योत चंद्रेश्वर का मंदिर, पार्वतीश्वर का मंदिर, सुकेश्वर का मंदिर और सोमेश्वर महादेव का मंदिर मुख्य है। ठीक है। जब उद्योचन देवपाल से लड़कर क्या हुआ था, वापस लौटा था और युद्ध में विजय हुआ था, तब उसने क्या किया, अल्मोड़ा में महल का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, तल्ला महल और रंग महल। तो तल्ला महल का निर्माण किस चंद्र शासक के द्वारा करवाया गया, वो करवाया गया उद्योचन के द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।